हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज चालू की है, जो कि 7 अप्रैल 2025 को जारी हुए नए सिलेबस के अनुसार है। आप हमारे मॉडल पेपर को देखिए, जो कि मॉडल पेपर है, बिल्कुल हूबहू जिस तरह का पेपर आएगा उसी के अनुसार बनाया गया है। आपकी तैयारी आपके मॉडल पेपर से और मजबूत होगी। तो पूरे पेपर को आप हल करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपना मॉडल पेपर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा सीमा पर स्थित नहीं है? बताइए, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा सीमा पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, गंगानगर नहीं है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, चूरू है। इनके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं, राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 चूरू, नंबर 3 सीकर, नंबर 4 झुंझुनू, नंबर 5 कोटपुतली बेरोड, नंबर 6 खैरतल तिजारा, नंबर 7 है अलवर और नंबर 8 है डीग। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर नहीं है दोस्तों सीमा पर स्थित। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और 1262 किलोमीटर की दोस्तों सीमा बनाता है हरियाणा, तो ये भी आपको याद रखना है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कितना भूभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से मरुस्थल के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कितना भूभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लगभग 2/3। लगभग 2/3। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कितना है? 61.11% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मरुस्थलीय प्रदेश। 61.11% है, यानी कि लगभग 2/3। सही उत्तर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बालसमुंद झील स्थित है? बताइए, बालसमुंद झील है वो कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये मंडौर जोधपुर में स्थित है दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों? प्रतिहार शासक है बालक राव प्रतिहार ने करवाया था दोस्तों इस झील का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? सेवर की पहाड़ी से दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी से। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो जयपुर, कोटपुतली बेरोड, खैरतल तिजारा है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथन 1 देखिए, राजस्थान में जून के अंत तक अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दस्तक दे देता है। बताइए दोस्तों, राजस्थान में जून के अंत तक अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून दस्तक दे देता है। तो दोस्तों ये जो कथन दे रखा है ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कथन में यहाँ पे इस मानसून का प्रभाव राज्य में क्रमिक रूप से दक्षिण पूर्वी भाग व पूर्वी राजस्थान में होता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन है दोस्तों इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेह, कल्लर तथा उर्सर आदि उपनामों से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मृदा को रेह, कल्लर तथा उर्सर आदि उपनामों से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए, रेह, कल्लर, उर्सर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को दोस्तों रेह, कल्लर और उर्सर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को दोस्तों मेवल के नाम से जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को दोस्तों मेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मेवल ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों आपको वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग को दोस्तों मेवल के नाम से भी जाना जाता है और डूंगरपुर में बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मेवल ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वागड़। नेक्स्ट आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किन जिलों में स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है वो दोस्तों किन जिलों में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जो कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा, चित्तौड़गढ़। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कोटा, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कोटा, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिंगानुपात की मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों वो है पाली। पाली जिले का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों सबसे ज्यादा लिंगानुपात है ग्रामीण लिंगानुपात की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 928। और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सहायता विभाग का नाम कब बदला गया और उसे नया नाम क्या दिया गया? बताइए, राजस्थान में सहायता विभाग का नाम कब बदला गया और उसे नया नाम है वो क्या दिया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे नया नाम है ये 30 अक्टूबर 2003 को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग नाम है वो दिया गया। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, गोडवाड़ प्रदेश किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश है वो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पे बेसिन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ये लूणी जवाई बेसिन का भाग है दोस्तों, यानी कि लूणी जवाई बेसिन से संबंधित है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है? बताइए, कौन सा पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है? तो वो है दोस्तों मध्यमाही एवं छप्पन बेसिन। मध्यमाही एवं छप्पन बेसिन ये पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे
देखिए राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, झील का निर्माण कार्य 1662 ईस्वी में पूरा हो गया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। 1662 ईस्वी में अकाल राहत कार्यों के लिए दोस्तों गोमती नदी पर बांध बनाकर राजसमंद झील का है वो निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल सही है। इस झील का मुख्य रूप से बाणगंगा नदी से जल प्राप्त करती है। दोस्तों ये बाणगंगा नदी से जल प्राप्त करती है, तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण है वो करवाया गया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। राजसमंद झील के किनारे स्थित राज प्रशस्ति 30 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है, तो दोस्तों 30 शिलालेखों पर नहीं 25 शिलालेखों पर दोस्तों ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। अब इसमें कथन कौन सा सही है, तो इसमें पहला और दूसरा कथन है वो क्या है, सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला और दूसरा तो सत्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 और 4 कथन है वो क्या है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी है ये दोस्तों राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खांडूगांव। खांडूगांव से दोस्तों ये प्रवेश करती है राजस्थान में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खांडूगांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है जैसलमेर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसलमेर। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से बनास नदी क्षेत्र में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है। बनास नदी क्षेत्र में कौन सी मृदा का विस्तार पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें भूरी मिट्टी का जो विस्तार है वो पाया जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार किन जिलों में। राष्ट्रीय मरु उद्यान का जो विस्तार है वो दोस्तों किन जिलों में है, तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में है, ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। अभ्यारण्य का जो दर्जा है वो दोस्तों 1981 में दिया गया था। नेक्स्ट है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित लिफ्ट नहर व लाभान्वित जिलों का कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित लिफ्ट नहर व लाभान्वित जिलों का कौन सा युग में सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरी क्वेश्चन लिफ्ट नहर गंगानगर बीकानेर, गंगानगर बीकानेर। तो दोस्तों देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिलों का कौन सा युग में सही नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो श्री क्वेश्चन लिफ्ट नहर से गंगानगर और बीकानेर लाभान्वित होते हैं, बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से बीकानेर और जैसलमेर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, इससे लाभान्वित जिला दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बीकानेर होता है, जैसलमेर नहीं होता, और ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, तो ये अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सम्मिलित नहीं है। बाकी डॉक्टर करनी लिफ्ट नहर से बीकानेर और जोधपुर लाभान्वित होते हैं, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर से बीकानेर और जैसलमेर लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान में नाल हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। नाल हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है नाल हवाई अड्डा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा प्रारंभ फूड स्टैंप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा प्रारंभ फूड स्टैंप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था भूख से मृत्यु को रोकना, भूख से मृत्यु को रोकना। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, भूख से मृत्यु को रोकना, ठीक है। और इसका जो क्रियान्वयन है वो खाद्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। 2004 में दोस्तों ये योजना है वो शुरू की गई थी, आपदा एवं प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा फूड स्टैंप योजना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन देखिए भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता अवस्थित है। बताइए कोठारी नदी पर दोस्तों कौन सी सभ्यता है वो स्थित है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोठारी नदी की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो दोस्तों बागोर सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी सभ्यता दोस्तों, बागोर सभ्यता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बागोर सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को कहा था। बताइए कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन है वो कहा था। क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मेवाड़ का मैराथन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे दिवेर का युद्ध कब हुआ था, 1582 में, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना कब की गई थी। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना है वो कब की गई थी, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 1925 में। वर्ष 1925 में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना है वो की गई थी हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह ने 1715 ईस्वी में अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियों से किया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसके साथ विवाह किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, फर्रुखसियर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग की नींव मौर्य शासक सम्मति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर डाली थी। बताइए महाराणा कुंभा ने किस दुर्ग की नींव मौर्य शासक सम्मति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर डाली थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए, तो दोस्तों वो है कुंभलगढ़। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कुंभलगढ़। नेक्स्ट आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यहाँ पर देखिए जयानक, दोस्तों जयानक ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी। नरपति नाले ने दोस्तों बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी, और धोधराज ने दोस्तों हमीर रासो ग्रंथ की रचना की थी, और सदाशिव ने दोस्तों राज रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 4 1 3 2 4 1 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से महिलाओं द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। महिलाओं द्वारा नाक में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका नाम है दोस्तों देखिए बेसर पहना जाता है, गुलाब पहना जाता है, भोगली पहनी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बादरायण है ये कान के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता जैसलमेर के राणक देव बाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे।
निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता जैसलमेर के रणक देव वाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेहाजी मंगलिया। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेहाजी मंगलिया। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? बताइए, बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी को दोस्तों ये बसंत पंचमी का त्योहार है वो मनाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बसंत ऋतु के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है दोस्तों ये, और भगवान विष्णु और सरस्वती की भी पूजा की जाती है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य या नृत्य के दौरान गायक डप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गायन करता है? निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य या नृत्य के दौरान गायक डप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गायन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चार बेत। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चार बेत टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है ये, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन है कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन का गठन है वो दोस्तों कब किया गया था? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है ये किया गया था दोस्तों 29 दिसंबर 1953 को, 29 दिसंबर 1953 को। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एकीकरण के समय राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी वो थी दोस्तों सापुरा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़, और सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर, सबसे छोटी सापुरा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बीकानेर, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? वो भी सापुरा होगा, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया था? दोस्तों, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एरिनपुरा छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा जनता की शिकायतों को महाराव तक पहुंचाने के लिए कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा जनता की शिकायतों को महाराव तक पहुंचाने के लिए कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कब की गई थी? बताइए। तो दोस्तों 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की जो स्थापना है वो की गई थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान के तिथि अंकित मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है? तिथि अंकित मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर है वो दोस्तों माना जाता है कौन सा? तो वो माना जाता है शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़, झालापाटन झालावाड़, ठीक है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालापाटन ये तिथि अंकित मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निग्रंथ सत्वादी शब्द लिकोड़ो मिंजर आदि किसकी रचनाएं हैं? निग्रंथ सत्वादी शब्द लिकोड़ो मिंजर आदि किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये किसकी रचनाएं हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखना कन्हैयालाल सेठिया की ये क्या है रचना है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा कान में पहना जाता है? कान में कौन सा दोस्तों आभूषण है वो पहना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए पंचमणिया, जुगनी, बेलोर, ओगनिया है ये दोस्तों महिलाओं के कान में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। कान के ऊपरी भाग में पहना जाता है, याद रखना, ठीक है। और ये जो यहाँ पर पंचमणिया है ये गले में पहना जाता है, जुगनी है ये दोस्तों ये भी गले में पहना जाता है, और जो बेलोर है ठीक है ये भी दोस्तों गले का आभूषण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे लोक देवता हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तो हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ पर है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, भेंटी गांव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, भेंटी गांव। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बता रहा है। भेंटी गांव कहाँ है? हड़बू में। कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बता रहा है। देखिए हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया, हरतालिका जो तीज है ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। कजली तीज है, कजली तीज दोस्तों अश्विन कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। कजली तीज है ये दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, तो ये कथन इसमें दूसरा क्या है गलत है। आगे देखिए देवसैनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। गोपाष्टमी ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? बी नंबर का, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में जयपुर में तमाशा लोकनाट्य का प्रारंभ हुआ? बताइए किस काल में जयपुर में तमाशा लोकनाट्य का प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है किस शासक के काल में जयपुर में तमाशा लोकनाट्य का प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था दोस्तों ये तमाशा लोकनाट्य। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के जो 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस लक्षण से संबंधित है? बताइए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस लक्षण से संबंधित है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है, सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है इसमें वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा चीजें वहीं से ली गई है 1935 के अधिनियम से। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 के तहत। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। बताइए भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें केवल राज्यसभा, केवल राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है।
और हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा कराने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना भी देनी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं, बताइए मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं तो मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? मंत्रिमंडल में दोस्तों केवल, देखिए मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री है वो शामिल होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए संविधान में 3 स्तर के मंत्रियों का उल्लेख है, नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, दूसरे है राज्य मंत्री और तीसरे है उप मंत्री, ठीक है। तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन राजस्थान पॉलिटी के दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न, इसमें देखिए संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के संरक्षण प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए, संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के संरक्षण प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कम से कम कितनी होनी चाहिए बताइए? तो दोस्तों कम से कम संख्या है वो 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 5। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को समाधान करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए, राज्यपाल को समाधान करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 161 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 161 में। 48 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करता है, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा राज्य विधानमंडल। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक संख्या है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश की है, कितनी है दोस्तों? 403 विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। और पश्चिम बंगाल की दोस्तों 293, महाराष्ट्र की है दोस्तों 288, ठीक है, और आंध्र प्रदेश की दोस्तों तो राजस्थान की बराबरी है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की कितनी है दोस्तों? बिहार की कितनी है? 243। तो यहाँ पर इसका ये लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव का कार्य क्या होता है? बताइए, राजस्थान के मुख्य सचिव का कार्य है वो क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरकारी फैसलों का क्रियान्वयन करना, सरकारी फैसलों को क्रियान्वयन करना या लागू करना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपन दोस्तों देखिए भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। मादा जनन तंत्र में प्राथमिक अंग है, मादा जनन तंत्र में प्राथमिक अंग है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है अंडाशय। तो यहाँ पे इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडाशय महिलाओं में प्राथमिक जनन अंग होते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति 1.5 मीटर लंबा है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए? यदि कोई व्यक्ति 1.5 मीटर लंबा है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 0.75 मीटर का दर्पण चाहिए दोस्तों, ठीक है, यानी कि आधा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यकृत में सूजन व संक्रमण लक्षण है, यकृत में सूजन एवं संक्रमण लक्षण है, तो दोस्तों किसका लक्षण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर ये हेपेटाइटिस का दोस्तों लक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। हेपेटाइटिस एक यकृत यानी कि लीवर से संबंधित बीमारी है जिससे कि यकृत में सूजन और संक्रमण होता है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, लोहे पर लगने वाली जंग रासायनिक रूप से होती है, लोहे पर लगने वाली जंग रासायनिक रूप से होती है। तो दोस्तों ये होती है दोस्तों Fe2O3 XH2O, ठीक है, यानी कि इसको अगर मैं सही लिखूं तो दोस्तों Fe2O3.XH2O, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, पाइराइट को किस नाम से जाना जाता है? पाइराइट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पाइराइट को मूर्खों का सोना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्खों का सोना। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अपने कंप्यूटर से संबंधित जो 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है? बताइए, द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक मेमोरी के बारे में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डीवीडी, ठीक है, डीवीडी इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये दोस्तों द्वितीयक मेमोरी का ये उदाहरण है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, ठीक है। वैसे प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है रैम, रोम और कैश मेमोरी, लेकिन यहाँ पे द्वितीयक मेमोरी के बारे में पूछा गया तो डीवीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले इंटरनेट की सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहले इंटरनेट की सेवा है वो कब शुरू हुई थी? दोस्तों ये शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय जावा भाषा के खोजकर्ता कौन है? निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय जावा भाषा के खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जेम्स गोसलिन, जेम्स गोसलिन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जेम्स गोसलिन, ठीक है, याद रखना, जेम्स गोसलिन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है, देखिए कर्निंग और स्केलिंग का प्रयोग कंप्यूटर के किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है? कर्निंग और स्केलिंग का प्रयोग कंप्यूटर के किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताइए? तो वो है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में दोस्तों कर्निंग और स्केलिंग का प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है Ctrl+D। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, Ctrl+D, सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन देखिए करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें ये जो राजस्थान के करंट अफेयर अलग पढ़ रहे हैं और अपन भारत और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न है वो अपना अलग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 61 नंबर का प्रश्न है, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली KAWACHAM का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये।
तो दोस्तों KAWACHAM यानी कि दोस्तों कवचम कवचम का उद्घाटन किया था दोस्तों 21 जनवरी 2025 को और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ए नंबर का जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? बताइए, 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये प्रारंभ की है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों ये योजना है वो शुरू की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस है वो कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ये यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये इसका जो संबंध है वो दोस्तों फंगी से है। क्या किससे है? फंगी से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री की शपथ वो किसने ली? तो वो ली हेमंत सोरेन ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, अब अपन राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। 8वां नंबर का ये भाग है। देखिए, भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मीरगढ़ हवाई पट्टी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत कुलपति को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 के तहत कुलपति को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कुलपति को दोस्तों कुलगुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आयुर्वेदिक पांडुलिपियों के लिए किस संस्थान को देश की पहली नोडल एजेंसी बनाया गया है? आयुर्वेदिक पांडुलिपियों के लिए किस संस्थान को देश की पहली नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र को ऊंट की किस नस्ल के लिए संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? बताइए, कौन सी श्रेणी के लिए संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें मेवाड़ी नस्ल के लिए, मेवाड़ी नस्ल के लिए। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा बिना छिलके वाली जो कि किस नई किस्म को तैयार किया गया है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा बिना छिलके वाली जो कि किस नई किस्म को तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें RD 3088। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये थे दोस्तों जीके से संबंधित प्रश्न जो मैंने आपको यहाँ पर ही करवाए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 भागों के अंदर मैंने आपको करवा दिया। अब अपन दोस्तों हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण के। ठीक है, हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न 71 से 90 तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? बताइए, अब बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा है वो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है? किस विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीना आप कैसी है, मीना आप कैसी है। दोस्तों ये वाक्य है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? बताइए, किस विकल्प में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? यानी कि कोई काम है वो हो चुका है, वो ऐसा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पिताजी नाश्ता करके कार्यालय चले गए। ठीक है, ये क्रिया पूरी हो चुकी है, नाश्ता करके ये कर लिया, पूर्वकालिक क्रिया ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूसरों के हाथ में गया हुआ वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। दूसरों के हाथ में गया हुआ तो दोस्तों उसको बोलते हैं हस्तांतरित बोलते हैं। ठीक है, हस्तांतरित। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह पुरुष है जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। वह पुरुष है जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा वो है विदुर। ठीक है, विदुर बोलते हैं, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? बताइए, किस विकल्प में संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तेजी है, तेजी अवयव से बनी भावार्थक संज्ञा है। ठीक है, तेज अवयव से बनी भावार्थक संज्ञा तेजी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अवयव से बनी है, बाकी तीनों विशेषण से बनी है। ठीक है, अर्थ, कपट और पुष्टि। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? बताइए, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, यानी कि दोस्तों इशारा करके बताएगा। देखिए कोई से भी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ पर इसमें ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है? दोस्तों इसमें देखिए जागृति। ठीक है, जागृति है वो दोस्तों क्या है? अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जागृति का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों जागृति। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कॉन्फिस्केट का परिभाषिक शब्दावली अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें जब्त करना। क्या हो जाएगा? जब्त करना। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डिस्पैरिटी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा असमानता। क्या हो जाएगा? असमानता। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उग्रगंध शब्द किसका पर्यायवाची है? उग्रगंध शब्द किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सरसों का पर्यायवाची है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सरसों का पर्यायवाची है। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे अर्थ संबंधी अशुद्धि है?
निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे अर्थ संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पत्ता काटना, यानी कि बेइज्जत करना। ठीक है, पत्ता काटना, बेइज्जत करना, तो ये गलत हो जाएगा। बेइज्जत करना नहीं होता, पगड़ी उछालना होता है बेइज्जत करना। पत्ता काटना मतलब संबंध समाप्त कर देना। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। आगे देखिए, गीदड़ बग्गी मुहावरे का उचित अर्थ है। गीदड़ बग्गी मुहावरे का उचित अर्थ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मन में डर परंतु चेहरे पर दिखावटी क्रोध। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उसके उससे अर्थ संबंधी अशुद्धि है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे अर्थ संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों ओने पोने करना, यानी कि मूर्खता प्रकट करना। ओने पोने करना यानी कि मूर्खता प्रकट करना। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये यहाँ पे ओने पोने करना मतलब थोड़ा बहुत जितना लाभ हो बेच दो, वो होता है ओने पोने करना। ठीक है, और मूर्खता प्रकट करना का मतलब होता है ऑन दी खोपड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, ओखली में सिर देना मुहावरे का उचित अर्थ है। ओखली में सिर देना यानी कि जोखिम मोल लेना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फैसला, फैसला है ये दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, स्वार्थ परायण शब्द का उचित विलोम क्या होगा? स्वार्थ परायण शब्द का उचित विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो वो जाएगा स्वार्थ विमुख। स्वार्थ विमुख हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों आवेदन पत्र। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आवेदन पत्र। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, उत्तम आलेखन वही माना जाता है जिसकी भाषा, उत्तम आलेखन वही माना जाता है जिसकी भाषा दोस्तों संक्षिप्त होती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्षिप्त होती है। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से संस्कृत का उपसर्ग है। निम्नलिखित में से संस्कृत का उपसर्ग है तो वो कौन सा है? दोस्तों संस्कृत का उपसर्ग इसमें देखिए, जो परि उपसर्ग है ये संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, और बाकी तीनों अन, बिन और ओ ये तीनों क्या है? तो ये हिंदी के उपसर्ग है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 15 प्रश्न फिर अपन गणित के पढ़ेंगे, तो टोटल अपने 120 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोहित हैज नॉट कमिटेड द क्राइम। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए द क्राइम है ये सिंगुलर है, इसलिए अपन हैज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय हम बीन का यूज है वो करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए, द क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड बाय मोहित। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए करेक्ट सेंटेंस है इसमें देखिए, the participants of the competition are waiting for their turn casually। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 93 नंबर का प्रश्न है, लूसी लाइक टू टेलीविजन इन द आफ्टरनून आफ्टर स्कूल। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा वॉच, आई लाइक टू वॉच टेलीविजन, यानी कि लूसी लाइक टू वॉच टेलीविजन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे गो है वो वर्ड दे रखी है। देखिए, राम जनरली फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ। तो बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जनरली और यहाँ पर एवरी मॉर्निंग है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोज का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही पर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, देयर्स नथिंग बेटर देन फ्रेश स्ट्रेट फ्रॉम द ओवन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आएगा तो ब्रेड, सॉरी इसमें क्या आएगा बताइए? तो ये ब्रेड है, ये देखिए ओवन का यहाँ पे आ रहा है, तो ओवन में क्या होगी? ब्रेड को क्या करते हैं अपन? गर्म करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ब्रेड आएगा इसमें। ठीक है, ब्रेड क्या है? एक फूड आइटम है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, फादर सेड टू कविता स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। फादर सेड टू कविता स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा देखिए, फादर टोल्ड कविता टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर शी वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, देखिए इसके लिए अपने को हिंदी परिभाषित शब्द है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोर्टगेज को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं गिरवी, यानी कि ऋण के बदले संपत्ति गिरवी रखते हैं ना, वो वाला। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन, टेंडर, प्रोविजन और एडहोक। बताइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडहोक का मतलब तो दोस्तों तदर्थ होता है, सभी को पता है। नोटिफिकेशन का मतलब अधिसूचना होता है, टेंडर का मतलब निविदा होता है, और प्रोविजन का मतलब होता है परिवीक्षाधीन। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अधिसूचना, निविदा, परिवीक्षाधीन और तदर्थ। आगे देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या करना है? तो दोस्तों देखिए, नई मुख्यमंत्री न्यू चीफ मिनिस्टर दिल्ली का ऑफ दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेखा गुप्ता इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, माय सिस्टर्स पेंटिंग वेयर एट द नेशनल इवेंट। माय सिस्टर्स पेंटिंग वेयर एट द नेशनल इवेंट्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर ऑन डिस्प्ले का प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, ऑन डिस्प्ले एट द नेशनल इवेंट। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कमल फाउंड 500 रुपीज नोट अंडर द पिलो, यानी कि तकिए के नीचे दोस्तों उसको क्या मिला? 500 का नोट मिला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर ए 500। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखें।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे सौरव नॉर्मली है घी विथ हिज ब्रेकफास्ट। दोस्तों सौरव है वो नाश्ते में जनरली घी का प्रयोग करता है ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सम का प्रयोग होगा, सम घी। क्या हो जाएगा? सम घी का प्रयोग होगा, क्योंकि सम का प्रयोग है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन है वो कौन सा? इसमें घी है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मिस्टर करला डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हैज 7 सन्स इक्वली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें अमंग हिज 7 सन्स इक्वली। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा कोमा वगैरह, कोई कैपिटल अक्षर है या कोई स्मॉल अक्षर है, वो सही तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, कौन सा ऑप्शन में है ऐसा। तो दोस्तों इसमें देखिए आई लव रीडिंग नॉवेल्स सी सेड। तो यहाँ पर जो कोमा वोमा लगा हुआ नहीं, ये सब सही लगे हुए हैं इसमें। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 105 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर देखिए भुवनेश मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। भुवनेश मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है देखिए मस्ट भुवनेश सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने गणित के जो 15 प्रश्न है वो करेंगे, गणित के भी 15 प्रश्न है वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसमें 15 प्रश्न है गणित से संबंधित। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में 80% की वृद्धि होती है। 14 वर्ष का 3 वर्ष बाद समान प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज है वो क्या होगा? बताइए, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में 80% की वृद्धि होती है। सीधा सा भाई 10% दर हो जाएगी 1 साल की, ठीक है। और देखिए 14,000 का 3 वर्ष बाद समान प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज है वो क्या होगा? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि भाई वही 10% का अगर अपन निकालें तो दोस्तों देखिए ये अपना 14,000 है, ठीक है। 80 का दोस्तों साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 8 वर्ष का, तो दोस्तों 10% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14,000 इंटू 10 बटे 100, ठीक है। तो आप एक तो ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं 110 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं 14,000 इंटू 110 बटे 100। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, इससे 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 14,000 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 11 इंटू 11, ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, बटे दोस्तों 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि ये कितने हो गए? नीचे तो हो गए दोस्तों यहाँ पे 1000, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 121 को दोस्तों 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1300 पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 14,000 इंटू 1300 कुछ बटे 1000, तो यहाँ पे 4634 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 8 वर्षों में कोई धनराशि स्वयं की कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना होगी, जबकि ब्याज दर है वो साधारण है, यानी कि कोई राशि है जैसे कि 100 रुपए है, ठीक है। ये 8 वर्षों में कितनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है, यानी कि 300 8 वर्षों में हो रही है, यानी कि दोस्तों 4 वर्ष में क्या हो रही है? 1 गुना, और 8 वर्ष में 2 गुना। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि स्वयं की 5 गुना, स्वयं की 5 गुना। तो दोस्तों देखिए 8 वर्ष में 2 गुना, और 12 वर्ष में ये 3 गुना, और 16 वर्ष में ये 4 गुना, और एक पहले खुद है, ठीक है। तो कितनी हो गई टोटल? तो दोस्तों 16 वर्ष में ये 5 गुना हो जाएगी। 4 गुना तो वैसे ब्याज से हो जाएगी, और 1 गुना वो खुद है पहले से ही। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। आगे देखिए 4800 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वर्षों में ब्याज की राशि होगी। वर्षों में ब्याज की राशि है वो कितनी होगी? 4800 रुपए की राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से। भाई 4800 का 5% निकाल दिए, 4800 बटे 4800 इंटू 5 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब यहाँ पे 48 इंटू 5 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4800 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वर्षों में ब्याज की राशि होगी। तो यहाँ पे वर्षों का लिखा नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको समय बताऊं तो यहाँ पे 2 सही 1/2 कर लेना, ठीक है, यानी कि 2 सही 1/2 वर्षों में ये ब्याज की राशि कितनी होगी? तो 48 इंटू 5, ठीक है। तो 48 इंटू 5 करोगे तो उसको दोस्तों 2.5 से मल्टीप्लाई और कर देना, तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 600, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, साधारण ब्याज तो है, ये तो अपना 1 साल का निकल जाएगा, ठीक है। और 1 साल का और जोड़ दीजिए उसमें, और फिर आधे साल का और जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए सीधा सा पूछा गया है कि m का 10% n के 20% के बराबर है। तो यहाँ पर m इंटू 10 बटे 100 बराबर है n इंटू 20 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 10m बराबर 20n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधा सा 2:1। तो यहाँ पर m और n का अनुपात निकल कर आ जाएगा दोस्तों 2:1। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि x का 48% y के 80% के बराबर है तब x और y अनुपात में है। दोस्तों वही अब जैसे मैंने अभी बताया वैसे करना है। यदि x का दोस्तों 48%, ठीक है, बराबर y का दोस्तों 80%, तो 80/100 अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए x बटा y बराबर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 80/48 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटोगे तो दोस्तों ये कट गया दोस्तों 8 से कितनी बार? 10 बार, और ये कट गया दोस्तों 6 बार, यानी कि 10/6। अब ये 2 से कट रहा है तो ये 5 बार कट गया, और ये 3 बार, यानी कि 5:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5:3, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र है वो अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 10% बराबर कितना हो गया?
10% बराबर 600 हो गया। तो दोस्तों 100% बराबर कितना हुआ? 600 इंटू 10 कर लीजिए 6000। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक कूलर का मूल्य 8400 रुपए है यदि लाभ प्रतिशत 26% है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सीधा सब 8400 इंटू 126/100 ये कर दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 84 इंटू 126 करोगे तो दोस्तों 10,584 आ जाएगा। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है। उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है? तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है वो अपने को यहाँ पर बताना है। 22,600 रुपए में बेचने पर 13% का लाभ होता है। तो इसके अंदर क्या करना है भाई? सीधा सा है, मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो दोस्तों भाई कितने की मोटरसाइकिल? दोस्तों मोटरसाइकिल है वो है 22,600 की, बेचने पर एक व्यक्ति को दोस्तों लाभ होता है 13% का। तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर 100/130 कर दीजिए। 100/130 कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर उसमें से घटा दीजिए दोस्तों आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों 100/113 सॉरी 113 है ना, 100/113 इंटू 22,600 है। इसको दोस्तों काटोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 20,000 आ जाएगा। कितना? 20,000। और 20,000 है ये दोस्तों क्रय मूल्य है। ठीक है, अब इसको बेचा 22,600 में है तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? तो दोस्तों 2600 रुपए का। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। ठीक है, यदि कैंप में भाग ले रहे लड़कों और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 2:3 है तो सभी प्रतिभागियों की औसत आयु वर्ष में कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2:3 दे रखा है, तो लड़कों का दे रखा अनुपात कितना? 2, तो 16 इंटू 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 32। और लड़की का कितना दे रखा है? 13 इंटू 3। ठीक है, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 13 3 39, यानी कि 32 और 39 हो गया। और अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों? 5। तो यहाँ पे 32 और 39 कितने होते हैं? 71। और अनुपातों का योग कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे 71 में 5 का भाग दे दीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका कितना? 14.2 वर्ष। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 9x 49 समानुपात में है तो x का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या करना है? x का मान है वो ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें देखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 9 इंटू 49। ठीक है, 9 इंटू 49 एक्स स्क्वायर। तो ये तो दोस्तों किसका स्क्वायर होगा? 3 का। और ये होगा कितना? 7 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहे। बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 है वो शेष रहे। दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं, 200 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 198। और 432 में से दोस्तों 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? दोस्तों 429 बचेगा। ठीक है, और इनका मैसा निकाल लीजिए दोस्तों। ठीक है, इनका मैसा निकलेगा दोस्तों 33। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 कंटेनरों को क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर में दूध भरा है। 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतया बिना कुछ भी शेष रहे माप सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72, 90 और 144। ठीक है, इसका अपने को क्या करना है? मैसेज निकालना है। तो दोस्तों क्या मैसेज निकलेगा? 18 में दोस्तों सबका भाग जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ पे 18 लीटर इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 18 से 120% तक अपने को पाई चार्ट के माध्यम से उत्तर बताना है। देखिए, यह पाई चार्ट पिता की वसीयत के अनुसार उनके 7 बच्चों के बीच किए गए संपत्ति का विवरण दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये देखिए डायग्राम मैंने तीनों प्रश्नों के अंदर है वो दे दिए है। 118 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वसीयत के अनुसार किस संतान को संपत्ति का सबसे कम हिस्सा मिला? किस संतान को संपत्ति का सबसे कम हिस्सा मिला? तो वो मिला दोस्तों किसको? तो वो देखिए सबसे कम हिस्सा देखिए किसमें है? डायग्राम में देखिए सबसे कम हिस्सा दोस्तों सी का है। किसका है? सी का 20। ठीक है, और बाकी सबसे किसी के 30 है, किसी के 60 है, किसी के 40 है, किसी के 50 है, 20 सी का है। तो यहाँ पे इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, पिता की कुल संपत्ति लाख रुपए में क्या है जिसे वसीयत के अनुसार वितरित किया गया है? पिता की संपत्ति यानी कि पिता की कुल संपत्ति क्या है जिसे वसीयत के अनुसार वितरित किया गया है या वितरित किया गया है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जोड़ लीजिए, 60 और 30 कितने होते हैं? 90। 90 और 20 कितने होते हैं दोस्तों? 110। 110 और 60 कितने होते हैं? 170। 170 और 40 कितने होते हैं दोस्तों? 210। 210 और 40 कितने होते हैं? 250। 250 और 50 कितने होते हैं दोस्तों? 300। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 300 लाख। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, डी को जितना हिस्सा मिला है उस धन के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण की माप डिग्री है। डी को जितना हिस्सा मिला है उस धन के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण की माप डिग्री है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए डी को कितना हिस्सा मिला है? डी को देखिए 60 का हिस्सा मिला है। ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया दोस्तों? कितना डिग्री का कोण हो गया? तो दोस्तों ये 360 डिग्री का हो गया। और ये टोटल इसमें संख्या अपने टोटल लगाई थी कितनी है? तो दोस्तों 300। तो इसको अपने से लिख सकते हैं 60/300 इंटू 360। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, 3 से दोस्तों ये 10 बार गया। ठीक है, ये गया दोस्तों 20 बार, ये 2 0 से 0 कट गया, 2 इंटू 36 बता कितना हो जाएगा? 72। तो यहाँ पर 72 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था इसमें।